अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करते हैं। आज हम 22 नवंबर 2025 के आर्टिकल्स को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात आपको और करता चलूँ कि अगर कोई बच्चा CSS, PMS, PPSC या FPSC की तैयारी कर रहा है, वो ऑनलाइन गाइडेंस चाहता है या तैयारी करना चाहता है, तो हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले एडिटोरियल पे, जो कि हमारा है क्वेश्चंस फॉर काबुल के नाम से। दोस्तों, आपको पता है कि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। वो कहाँ से ऑपरेट करते हैं? जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अफ़गानिस्तान से दोस्तों ऑपरेट होती है और पाकिस्तान पे आके अटैक करती है। अब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का ये कहना है कि ये जो TTP है, ये एक सीरियस थ्रेट है। बहुत ज़्यादा इसे डेंजरस कहा गया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि TTP जो है वो आप देखें कि अफ़गानिस्तान से वो यानी कि सपोर्ट हासिल करती है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होता है, क्योंकि पाकिस्तान पे आके वो डायरेक्टली अटैक करती है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कहा कि तालिबान जो है बेसिकली अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो प्रोटेक्ट कर रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जिसकी वजह से ये बहुत फ्रीली वहाँ पर और वहाँ से यानी कि ऑपरेट करते हैं। तालिबान का अगर हम स्टांस देखें दोस्तों पाकिस्तान का, तो ये स्टांस रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होती है। अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत का जो स्टांस है वो बहुत कंफ्यूजिंग है दोस्तों। वो ये कहते हैं कि TTP जो है, अब एक तो वो ये स्टांस लेते हैं कि TTP तो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है। दूसरा स्टांस वो ये लेते हैं कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या ये जो दहशतगर्दी है, ये पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी इशू यानी कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप देखें कि कभी वो स्टांस मानते हैं कि यहाँ पर तहरीक तालिबान है ही नहीं, कभी वो पाकिस्तान के ऊपर यानी कि इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है उनकी भी। पाकिस्तान और तालिबान दोस्तों, आप देखें कि इन दोनों के मुज़ाकरात भी चले हैं इस्तांबुल के अंदर, और जिसके बाद दोनों की जो यानी कि जंग लगी हुई थी, उसकी जंगबंदी का ऐलान तो हुआ, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन था वो अभी तक नहीं निकल सका। डॉन न्यूज़पेपर के मुताबिक तालिबान को चाहिए कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके, क्योंकि अगर वो रोकती है तो पाकिस्तान से अच्छे तल्लुकात उसी सूरत में अफ़गानिस्तान से हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात अब डिपेंड करते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्या यानी कि उनके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की हुकूमत एक्शन लेगी या नहीं लेगी। अगर एक्शन नहीं लिया जाता, जो दुश्मन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, वो दोनों वो दुश्मन इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएँगे। दोस्तों, ये पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा अनसेफ लेबर के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कई ज़्यादा वर्कर्स ऐसे हैं जो कि आप देखें डेंजरस फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। डेंजरस फैक्ट्रीज़ का क्या मतलब कि वहाँ पर जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन पे अमल दरामद नहीं करवाया जाता। आप देखें फैसलाबाद के अंदर एक ग्लू फैक्ट्री थी, उसके अंदर दोस्तों गैस लीकेज हुई, जिसके बाद एक्सप्लोजन हुआ। तकरीबन 20 वर्कर्स ऐसे थे जो कि अपनी जान की बाजी हार गए। इससे पहले हैदराबाद में फायर वर्क्स में यानी कि फायर वर्क्स की एक फैक्ट्री थी जो कि होममेड थी, वहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, तकरीबन 10 वर्कर्स जो हैं वो मर जाते हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज़ जो हैं दोस्तों, उसमें जो सेफ्टी रूल्स हैं अक्सर वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो चेक एंड बैलेंस है वो भी वीक है। कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ। आप देखें इसी तरह 2012 के अंदर बल्दिया फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी, जिसके अंदर कराची के अंदर 260 के करीब वर्कर्स ऐसे थे जो कि यानी कि अपनी जान की बाजी हार गए थे। उसके बावजूद दोस्तों हमें चाहिए था कि हमें जो रूल्स थे उस पे अब स्ट्रिक्टली अमल दरामद करवाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से आप देखें ये दोबारा से ये वाक़यात इस तरह से होते हैं। ये जो डेंजरस फैक्ट्रीज़ है दोस्तों, ये समटाइम्स रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर बना दी जाती हैं। आप देखें कि वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया का मतलब ये है कि उस टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से वो पूरी सोसाइटी जो है वो पूरी अफेक्ट हो रही होती है। सोल्यूशन क्या है कि हुकूमत को अपना चेक एंड बैलेंस इंप्रूव करना चाहिए, हैवी फाइन्स करने चाहिए जो रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसके अलावा जो डेंजरस फैक्ट्रीज़ हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनानी चाहिए, उस सेफ्टी को मैंडेटरी करना चाहिए।
सो दोस्तों ये दूसरा एडिटोरियल था। अब चलते हैं तीसरे एडिटोरियल पे, दैट इज़ कॉल्ड पीआईए प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो पीआईए को यानी कि प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं। सो पीआईए जो है दोस्तों, आप देखें हर साल हमें कितना नुकसान हो रहा है। 2024 के अंदर $200 मिलियन का हमें सिर्फ पीआईए से नुकसान हुआ है। सो जिसकी वजह से आप देखें हमारी इकोनॉमी पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, उसे कितना ज़्यादा उस पे मज़ीद प्रेशर बढ़ जाता है। आईएमएफ ने भी ये कहा है कि आप प्राइवेटाइजेशन करें अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं। सो अब तकरीबन 75% जो शेयर हैं पीआईए के, वो तकरीबन हम यानी कि उसे सेल करना चाहते हैं। और जो मैनेजमेंट कंट्रोल होगा पीआईए का, वो भी फिर हम उसे दे देंगे जो इस पीआईए को यानी कि बाय करेगा। सो इसके अलावा जो जॉब्स हैं या स्टाफ के राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखें तकरीबन 13,000 एम्प्लॉयज़ हैं पीआईए के अंदर। कोशिश की जा रही है कि ये इन लोगों की जॉब्स का मसला ना बन जाए। सो चैलेंजेस क्या है, अब इससे पहले भी अटेम्प्ट्स की गई इसको प्राइवेटाइज़ करने की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुई है दोस्तों, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा, लीगल इश्यूज़ आ जाते हैं बहुत टाइम दरमियान में। सो इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ की, अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाती है, ये प्राइवेटाइजेशन इसकी हो जाती है, तो दोस्तों जो दूसरी यानी कि जो दूसरी कंपनीज़ है गवर्नमेंट्स की, उसे भी फिर प्राइवेटाइज़ करना आसान हो जाएगा। सो दोस्तों अब चलते हैं ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स पे। पहला है हमारा जंगल राज के नाम से। दोस्तों आप देखें ये इंडिया में जो बिहार स्टेट के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में है। आप देखेंगे जो बीजेपी की दोस्तों यानी कि बीजेपी की जो पार्टी है वो जीती है वहाँ पर। बीजेपी और उसके अलाइज जो हैं वो 243 में से 202 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी के बहुत बड़ी यानी कि जीत है। सो आप देखें कि वुमेन को किस तरह दोस्तों अट्रैक्ट किया गया, यानी कि हुकूमत ने क्या किया कि उसने हर यानी कि वुमेन को 10,000 रुपये यानी कि पैसे दे दिए, ताकि वो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और ये जो पैसे दिए गए, ये क्यों दिए गए, ताकि उन लोगों से वो वोट हासिल किया जा सके। इसका फ़ायदा भी फिर हुकूमत को हुआ। क्या होगा, आप देखिए वुमेन का जो टर्न आउट था वो 71.6% रहा है, मेन का जस्ट 62.8% रहा है, यानी कि औरतों का इससे भी ज़्यादा रहा है, और औरतों को पैसे भी दिए गए थे। सो वो फ़ायदा हो गया। इसके अलावा टोटल वोटर टर्न आउट जो था वो 66.91 यानी कि परसेंट था। सो दोस्तों फाइनेंशियल रिस्क की बात करूं, अगर इतनी ज़्यादा अब देखें गवर्नमेंट ने कैश दे दिया लोगों को, वहाँ के यानी कि औरतों को वोट खरीदने के लिए, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट को मज़ीद कर्जा लेना पड़ सकता है या गवर्नमेंट पर कर्ज बढ़ सकता है। सो जिसकी वजह से जो स्टेट का बजट है वहाँ का, वो उस पर वो मज़ीद प्रेशराइज हो सकता है। सो पास्ट प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो बिहार के अंदर जंगल राज रहा है दोस्तों। इससे पहले आप देखें लॉलेसनेस थी, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा थी। नीतीश कुमार जो थे वहाँ के, उन्होंने रोड्स इलेक्ट्रिसिटी को इम्प्रूव किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं प्रोवाइड की। सो दूसरी पार्टीज़ जो थी इस इलेक्शन के अंदर, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम हर घर में यानी कि हर घर में किसी फर्द को गवर्नमेंट की जॉब देंगे, लेकिन वोटर ने ये समझा शायद ये जो वादे किए जा रहे हैं ये रियल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें वोट नहीं पड़े, बीजेपी को वोट पड़ गए। सो पाकिस्तान के लिए भी ये वार्निंग है, क्योंकि पाकिस्तान भी कैश को एज ए एड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। आप देखें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हम हर यानी कि गरीब औरतों को पैसे दे रहे हैं। सो कंटिन्यूसली जब हमें ये एड देते हैं तो हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होती है, हमारे बजट मज़ीद प्रेशराइज होता है। सो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे ओपिनियन पेज के आर्टिकल पर, डेट इज़ कॉल्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। दोस्तों प्रोविंसेस जो हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि वो अपने डिसीजंस में बिल्कुल आज़ाद होने चाहिए। वो हेल्थ, एजुकेशन, मनी के रिलेटेड जो भी फैसले करें, प्रोविंसेस की बात हो रही है। सो देखें दोस्तों 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश था, वो भी ये चाहता था कि बांग्लादेश को यानी कि उस सूबे को पावर्स दी जाएँ। लेकिन जब हमने ऐसा नहीं किया तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को हमने 1971 में आप देखेंगे खोना पड़ा। हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। सो 1973 का जो हमारा आइन है वो भी हमें यानी कि प्रोविंसेस को पावरफुल करता है। आप देखिए 18th अमेंडमेंट हमने 2010 में पास की, उसमें भी प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा पावरफुल किया गया। फाइनेंस है, एजुकेशन, हेल्थ के सेक्टर्स प्रोविंस को दे दिए गए। सो आप देखें राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि आपने प्रोविंस को पावरफुल तो किया, लेकिन इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं आपने की। आप देखें आज भी फेडरल लीडर्स या पार्टी के जो बॉस होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि की डिसीजंस क्या होंगे, कौन यानी कि क्या फ़ैसले होंगे हुकूमत के, या आपके क्या कानून बनेंगे। सिर्फ उनसे वोट दिलवा लिए जाते हैं जो एमपीएस होते हैं। सो सूबे तो पावरफुल ना हुए। आप देखिए एमपीएस जो है दोस्तों, प्रोविंशियल मेंबर्स, वो कितने वीक है कि वो जस्ट पार्टीज़ के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। वो आज़ादाना तौर पर चीफ मिनिस्टर को नहीं अपॉइंट करते, वो जस्ट पार्टी की लाइन पे खुद जाकर वोट दे आते हैं। तो सूबा कहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गया।
सो आप देखें दोस्तों, ये राइटर का ये कहना है प्रोविंसेस जो हैं उसके पास लीगल राइट्स तो है, लेकिन फुल ऑटोनॉमी अभी भी प्रैक्टिस नहीं हो रही। सो स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़रूरी है ट्रू डेमोक्रेसी के लिए। सो दोस्तों, ये हमारा आज का आर्टिकल था। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मेरे यानी कि आर्टिकल्स मिलें तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।